मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश के 8 राज्यों में मतदान लगातार जारी है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान बवाल हो गया है। दक्षिण 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंक दी ईवीएम। बता दें आपको कि 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पे लगी हुई है। परिवार के साथ लालू प्रसाद यादव ने वोट डाला, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण और अंतिम चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गए हैं, जो कि शाम 6 बजे तक चलेंगे। बता दें कि इस चरण में उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की सभी 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है, जहां से वे लगातार तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें तो पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र पांडे, रवि किशन और अनुप्रिया पटेल के अलावा अफजाल अंसारी भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जिन संसदीय सीटों पर वोटिंग हो रही है उसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज शामिल है। काउंटिंग में जो मैंने देखा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक और मध्य भारत में भी, हर जगह भारत की जनता एक सक्षम भारत देखना चाहती है, एक समृद्ध भारत देखना चाहती है और एक आत्मनिर्भर भारत देखना चाहती है। और यह संभव है तो मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा विश्वास है। मैंने मतदान कर दिया है। आप भी लोकतंत्र के पर्व पर जाइए जल्दी से जल्दी अपने पोलिंग बूथ पर और कर दीजिए मतदान, दे दीजिए अपना योगदान। दुनिया देख रही है उम्मीद भरी नजरों से भारत की तरफ, और भारत को खरा उतरना है, संकल्प से सिद्धि की ओर लेकर जाना है, विकसित भारत बनाना है, तो हम सबको मिलकर अपना योगदान करना है। अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है। और आज 7वें चरण में भी पूरे देश के अंदर जो उत्साह देखने को मिल रहा है। अच्छा, जनतंत्र की बात है। जनतंत्र में मतदान बहुत बड़ा पर्व है और अपना अधिकार का प्रयोग करना सबको चाहिए। हम लोग भी बताते हैं कि भाई मतदान जरूर करना चाहिए। उस सिलसिले में हम अपने सब परिवार के साथ, अपने पत्नी, अपने पुत्रवधू, अपने परपौत्र और फिर अपने पुत्र, सब लोगों के साथ आकर के हम लोग मतदान के में भाग लिया। हम मतदान करके अभी निकले हैं और हम समझते हैं शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है और आशा है कि शांतिपूर्वक 5 बजे तक हम लोग मतदान का कार्य संपन्न करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। पंजाबियों के लिए गर्मी कोई खास ऐसी नहीं मायने रखती, क्योंकि हम लोग खेतों में काम करके आए हैं। हम लोग 48-50 डिग्री में तो आम तौर पे ही घूमते रहते हैं। तो मेरे ख्याल में 70% से ज़्यादा, 75% से भी ज़्यादा वोटिंग की उम्मीद है। तो 1 घंटे में 10% हो गई है इस बूथ पे। तो 1 घंटे में 10% हो गई है, तो इसका मतलब अगर थोड़ा 1 बजे 2 बजे थोड़ा स्लो भी हो गया तो 4-5 बजे फिर अप होगा, तो 70 से 80 की तरफ जा रहा है। हम लोग तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले, और जो लोग संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, जिनके वजह से बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी बढ़ी है, उनको वोट का चोट देने का काम करें, ये अपील है लोगों से। मोदी जी का कोई मेडिटेशन नहीं, खाली फोटोशूट चल रहा है। फोटोशूट खत्म हो जाएगा, उसके बाद वापस आ जाएगा। 7वां चरण है और हर चरण की जो आहट, जो कि एक बड़ा आकार ले चुकी है, तो मैं यकीनी तौर पे कहूँ पूरे देश में भी और खास करके बिहार में तो ये चल रहा है। 24 के 24 वचन, नौकरी मतलब तेजस्वी, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। तो आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर लोग अपनी पहचान के लिए, अपने सबलीकरण के लिए वोट कर रहे हैं। और मैं निश्चित तौर पे कहूं कि आज शाम में एग्जिट पोल जितने भी प्रायोजित हो, 4 को जब पेटी खुलेगी, ईवीएम खुलेगा, तो मैं
देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में होगा सरकार बनाने के लिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में अपने मताधिकार का प्रयोग करके हर मतदाता को इसी तरह खुश होना चाहिए। सर बादाम छील के कुछ सोच रहे थे, बता दीजिए क्या सोच रहे, बता दीजिए आप। बताने को तो वोट डाल दिया की बात है, धूप बहुत है, गर्मी बहुत है। ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि आप कुछ ऐसा इंतजाम करिए कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। राजनीतिक मौसम के ऊपर का मौसम, राजनीति तो दिल्ली में बता दीजिए 4 तारीख का इंतजार करिए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 7वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही ये वोटिंग जारी है। बता दें आपको कि क्या आम क्या खास सभी लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और एक सशक्त सरकार देश में चुनने के लिए अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लोकतंत्र के पर्व को मनाया जा रहा है और बढ़ चढ़कर जो लोग हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बता दें आपको कि जो 7वें चरण में मतदान हो रहा है ये बेहद अहम कहा जा सकता है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए और इसमें बताया जा रहा है कि 13 सीटों के लिए जो पूर्वांचल है यानी कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और ऐसे में अलग अलग राज्य यानी कि 8 राज्यों की 57 सीटों पर ये वोटिंग लगातार जारी है, मतदान जारी है और लंबी लंबी कतार लगी हुई है। पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान अब बवाल हो गया। 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने तालाब में फेंक दी ईवीएम। 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों की जो दांव किस्मत है वो दांव पे लगी हुई है और बिहार में लालू प्रसाद यादव ने अपने गृह क्षेत्र में वोट डाला। अपने परिवार के साथ वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान सुबह 7 बजे से ही चल रहा है और शाम को 6 बजे तक चलेगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की सभी 13 सीटों पर भी चुनाव हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ घोसी से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, अभी तक कितने फीसदी मतदान हुआ है घोसी में? बिल्कुल बता दें नेहा जी कि जैसे जिस तरह से आज धूप है, तपती धूप में अगर देखा जाए तो घोसी का जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ पे अभी तक 14% मतदान हो चुका है। और यही बात करें तो जो जनता है घर से निकल रही है लेकिन धूप होने के कारण थोड़ा मतदान में सुस्ती है। लेकिन अभी इतनी गर्मी जो होता है, जैसे तापमान बढ़ा, जैसे जो तापमान है यहाँ घोसी का उसमें देखा जाए तो अभी सुबह से लेकर अभी तक 14% जो है वहाँ पे हो चुका है। अगर बात करें घोसी का तो घोसी जो लोकसभा क्षेत्र है यहाँ कहीं न कहीं सभी लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और कई ऐसे बूथ हैं जहाँ लंबी लाइनें लगी हुई हैं कतारों में भी। जी बिल्कुल, तो लंबी लाइनें लगी हुई है, लंबी कतारें लगी हुई है। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सिद्धार्थ, ये लोगों में कितना जोश कितना उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर? बिल्कुल देखा जाए तो घोसी की जो राजनीति है वो कहीं न कहीं वो पूरे पूर्वांचल में एक अपना अलग महत्व रखती है। और देखा जाए तो सभी जितने भी हैं यहाँ पे जो जाति संकट के साथ जितने लोग हैं कहीं न कहीं अपने वोट देकर, अपना मतदान देकर अपने जो नेता को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखा जाए तो जो तीनों पार्टियां हैं कहीं न कहीं मजबूती से दम भर के लड़ाई लड़ रही हैं, कहीं न कहीं त्रिकोणी लड़ाई है, जिसको लेकर यहाँ देखा जाए तो हर एक बूथ पे जितने भी जाति संकट के हिसाब से जितने मतदाता हैं कहीं न कहीं अपने वोटों का विशेष प्रयोग करके अपने अपने जो नेता हैं उनको कहीं न कहीं जिताने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें आपको कि घोसी में भी लगातार मतदान हो रहा है और उत्साह यहाँ पर भी देखते ही लोगों का बन रहा है। सुरेश रैना जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल से हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अशोक रैना जी, माफ कीजिएगा, अशोक रैना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जिस तरह से हिमाचल में भी आज चुनाव हो रहा है, 7वां चरण आखिरी चरण है, हिमाचल में राजनीति के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण दोनों पार्टियों के लिए कहा जा सकता है, कांग्रेस बीजेपी के लिए? अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है और ये जो चुनाव है बेहद अहम बताया जा रहा है क्योंकि ये जो चुनाव है वो 8 राज्यों की 57 सीटों पर ये इलेक्शन हो रहा है, मतदान हो रहा है। और खासतौर पर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कुछ जो घटनाएं इस कदर हुई है कि ईवीएम को
लोगों ने फेंक दिया है, तालाब में ईवीएम को फेंक दिया है। इस कदर गुस्सा बढ़ा, किस बात पे हुआ ये भी जानकारी हम लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता ऋषि झिंगरान हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। ऋषि, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल वाराणसी की अगर हम बात करें तो 11 बज रहे हैं, 11 बजे तक का आंकड़ा अभी तक कुछ निकल के सामने आया है क्या? जी नेहा, मैं बता दूं कि 9 बजे तक का आंकड़ा तो अभी तक सामने आया है। लगभग 11% की वोटिंग हुई थी, 11 बज चुके हैं, लेकिन अभी तुरंत मैंने वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की चेक की है, आंकड़े अभी तक जारी नहीं है। लेकिन अगर एक अनुमान की बात की जाए तो 17-18% के आसपास वोटिंग बनारस में हो चुकी है। जी ऋषि, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कितना उत्साह, कितना जोश, कितना ये कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा जो उत्साह जोश दिखाई दे रहा है क्या मतदाताओं में, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर जो उत्साह है वो ज्यादा इसलिए भी हो जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं उन्होंने की और अक्सर वाराणसी में आते रहते हैं। और ये भी कहा गया है कि वाराणसी का जब से प्रधानमंत्री यहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सांसद चुने गए, उसके बाद से दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी है वाराणसी की। तो ऐसे में कितना उत्साह मतदाताओं में देखने के लिए मिल रहा है? जी बिल्कुल नेहा, देखिए वाराणसी में बहुत ज्यादा उत्साह है। सुबह से ही लगातार बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। और जैसा कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री का ये संसदीय क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही वीआईपी और हॉट सीट है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के साथ साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव और उसके अलावा भी बहुत सारे कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार किया। एक बड़ा उत्साह यहाँ पर देखा गया था चुनाव प्रचार के दौरान, और आज वैसा ही उत्साह वोटिंग के दौरान भी देखा जा रहा है, जहाँ बूथों पर अच्छी खासी संख्या में लोग मतदान के लिए एकत्रित हो रहे हैं। क्या मुद्दे हैं वहाँ पर लोगों के ऋषि? अगर कुछ लोगों से बातचीत हो पाए तो उनसे बात करने की कोशिश करें कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को जहन में लेकर जो मतदाता है अपने घरों से बाहर। हेलो जी जी जी, वाराणसी के देखिए जो प्रमुख रूप से जो इस बार के मुद्दे हैं वो ट्रैफिक है। पर्यटकों की भारी संख्या के कारण वाराणसी में भीड़ का बहुत दबाव बढ़ चुका है। उसको लेकर तमाम योजनाएं हैं, रोपवे की योजना आ रही है, सड़कों को चौड़ी करने की योजना आ रही है। इसके अलावा भी जो छोटे छोटे जो विकास कार्य थे, लगभग 40,000 करोड़ के आसपास के विकास कार्य काशी में 2014 के बाद से हुए हैं। तो रिंग रोड सहित बहुत सारे यहाँ पर ऐसे कार्य हुए जिससे यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी जी का बहुत आभार करती है और इसके कारण ही उनको फिर से दोबारा चुनने जैसी स्थिति में दिखाई देती है। हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करने की। कहाँ से आए हैं भैया? वाराणसी से है। क्या लगता है इस बार? इस बार तो 50-50 लग रहा है। अभी 50-50 लग रहा है। अभी 50-50 लड़ाई है। आपने वोट दे दिया है? हाँ, अभी दे रहा जा रहे हैं वोट देने। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ से प्रधानमंत्री पद की सीधी उसमें है, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो क्या लगता है काशी की जनता फिर से एक बार चुन रही है? काशी की जनता यहाँ पे काफी जोरों से वोट देने में भी सक्षम रही है और शांतिपूर्वक। अगर मुद्दे की बात की जाए तो क्या आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर आप वोट करने जा रहे हैं? पहला तो ये ट्रैफिक समस्या का बड़ा मुद्दा है। दूसरा, ये पर्यटन के आने के जाने के लिए व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, वो बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे घाट पे जो दूरी ऋषि से पूछिए कि प्रधानमंत्री के यहाँ से सांसद बनने के बाद वाराणसी की तस्वीर कितनी बदली, क्या लगता है इन्हें? वाराणसी की अगर बात की जाए तो 2014 के बाद से तस्वीर बदली है। हाँ, काफी सुधर रहा है, उसको काफी बदलाव भी हो गया और अभी भी बदलाव होने की संभावना भी है। तो जैसा कि देखिए काशी के लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो समर्थक हो। काशी में जो काम हुआ है, जो तस्वीर बदली है, निश्चित रूप से काशी की जनता एक स्वर में उसको स्वीकार करती है। जी बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि वाराणसी एक हॉट सीट है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद यहाँ से उम्मीदवार हैं और मौजूदा वक्त में सांसद हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक जो मुकाबला है भले ही एक तरफा यहाँ पर देखा जा रहा हो, क्योंकि प्रधानमंत्री पिछली बार भी अच्छे खासे वोटों के अंतर से जीते थे, लेकिन यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टी
पार्टियों ने एडी चोटी का जोर लगाया। एक तरफ इंडी गठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। हिमाचल से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं अशोक रैना जी, वरिष्ठ पत्रकार है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक जी, आवाज मिल पा रही है आपको? अशोक जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है अशोक जी से, लेकिन बहरहाल एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि जो अभी फिलहाल 7वें चरण की वोटिंग हो रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण कही जा सकती है सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए। एडी चोटी का जोर इसमें लगाया और जिस तरह से 57 सीटों पर मतदान हो रहे हैं, ये 57 सीटें बेहद महत्वपूर्ण और खासतौर पर उत्तर प्रदेश की वो 13 सीटें जो पूर्वांचल से आती है। पिछली बार 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी अच्छी खासी सीटें यहाँ से अपने पाले में की थी। अब ऐसे में वाकई देखने वाली बात होगी कि क्या स्थिति रहती है और किस तरह से जो पार्टियां हैं वो अपना दबदबा यहाँ पर कायम रखती है, क्योंकि पूर्वांचल बेहद अहम है। अब खासतौर पे अगर देखें तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र वाराणसी वो भी पूर्वांचल, और लोकसभा चुनाव लगातार वहां से लड़ते हुए आए हैं। गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ 5 बार सांसद रहे और अब विधायक के साथ साथ मुख्यमंत्री भी हैं, तो जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि एक महत्वपूर्ण यहाँ पर चीजें निकल के सामने आ रही है और मुकाबला बेहद कड़ा है। अशोक रैना जी सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश से, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, हिमाचल प्रदेश में किस तरह की आप राजनीति देख रहे हैं और मुकाबला कितना कड़ा और कितना बड़ा देख रहे हैं? हाँ जी, अभी आज सुबह से यहाँ पोलिंग स्टार्ट हुई है और लोगों में बहुत उत्साह है। वो बाहर निकल के आ गए हैं सामने और बहुत पहले 2 घंटों में करीबन 14.75% से लेके करीबन 17% तक पोलिंग हुई है और अभी 2 घंटे हो रहा है, लेटेस्ट अभी आने वाला है। लेकिन लोगों में उत्साह बहुत देखा और उत्साह का नतीजा ये है कि जो प्रत्याशी कांग्रेस या बीजेपी जो मोस्टली है यहाँ पे, उनके बीच में कंटेस्ट बहुत तगड़ा है। और मैं एक बुजुर्ग आदमी थे, वो करीबन 85 साल का था, वो व्हील चेयर पे था, तो मैं अभी पोलिंग स्टेशन पे उससे मिला तो मैंने उनसे कहा कि आप क्यों आए इतना जबरदस्त। तो उन्होंने बड़ा एक शेर के रूप में मुझे बता दिया। उन्होंने कहा कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहां से चाहे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो कहते लगा कि इसी पोलिंग बूथ से हमारी तरक्की का कोई रास्ता निकल सकता है, एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट हो जाएगा, इकोनॉमी का जो है जितनी भी समस्याएं देश को है उनका समाधान बस यहीं से निकले जहां से मैं आया हूं, इसलिए आया है। तो इसलिए लोगों में बहुत उत्साह है, वो बाहर निकल जाते हैं और आए हुए हैं। हर जगह पे बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई, डिस्पाइट द फैक्ट कि टेम्परेचर यहाँ कांगड़ा वैली में भी 41 के करीब टेम्परेचर रिकॉर्ड किया पिछले 2-3 दिन से। तो तगड़ा दोनों के बीच में बीजेपी और कांग्रेस जो मेन राइवल्स है यहाँ, तो उनके बीच में बहुत जबरदस्त तगड़ा देखना पड़ेगा कि कौन चढ़ेगा पहाड़ और कौन करेगा चुनौती को पार, ये देखना होगा। अभी आप कांगड़ा में देखिए, आनंद शर्मा है, एक पुरानी कांग्रेस के नेता है यहाँ, और डॉक्टर राजीव उसके साथ में है, लेकिन दोनों के बीच में नेक टू नेक फाइट है। और कंगना रनौत मंडी में है और उसके साथ में विक्रमादित्य सिंह जिसकी मदर मेंबर पार्लियामेंट रह चुकी भी है, और उसका मुकाबला भी बहुत रोचक भी है, इंटरेस्टिंग भी है और मुकाबला तगड़ा भी है। सेम वे जो कश्यप सुरेश कश्यप का जो इस वक्त कॉन्टेस्ट चल रहा है शिमला से, तो उसमें भी दोनों का, कश्यप का और इनका जो दूसरा कांग्रेस का कैंडिडेट है उनका मंडी में क्या स्थिति है सर? मंडी में, क्योंकि मंडी में बड़ी उम्मीदों के साथ इन परिस्थितियों में अपने अनुराग ठाकुर है हमीरपुर से, जहां अभी तक 17% हो गए 2 घंटे में, तो वहां भी इस वक्त, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि वहाँ उतना जबरदस्त नहीं है, लेकिन मुकाबला बराबर का है। तो अब शाम तक देखेंगे कि कितने लोग कितने वोट पोल कर रहे हैं, परसेंटेज कितनी आती है, उसका नतीजा क्या होगा। लेकिन इस बार चुनौती बहुत जबरदस्त है, जो 2014-2019 में यहाँ नहीं लग रही थी, वन वे लग रहा था, जिसके कारण ही 4 सीटें बीजेपी को मिली थी हिमाचल प्रदेश से। अब इस बार
उतना जोर लग नहीं रहा है। जी। लेकिन शाम तक देखा जाएगा कि क्या लोग किस करवट पे वोट डाल देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शुक्राना जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7वें चरण की वोटिंग लगातार जारी है और ये लाइनें दरअसल बताती है कि लोग कितने जागरूक है, कितना उत्साह लोगों में देखने के लिए मिल रहा है और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर इस लोकतंत्र के पर्व को मनाने में कोई पीछे नहीं है, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग जानते हैं कि उनके एक वोट की कीमत क्या है। सुब्रतो बनर्जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार पश्चिम बंगाल से। सुब्रतो, जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति, और बताया भी जा रहा है कि एक जगह ईवीएम को तालाब में फेंक दिया गया, गुस्साई भीड़ ने इस कदर कदम उठाया। क्या कुछ जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है और क्या वजह इसके पीछे बताई गई? सुबह से तो हमें सुना पीसफुल हो रहा है, तो थोड़ा हाईली कंटेस्ट हो रहा है कोलकाता में। कोलकाता का बीजेपी का था तृणमूल के लिए ये कंटेस्ट हो रहा है, तो टक्कर हो रहा है नॉर्थ कलकत्ता में। साउथ कलकत्ता में बीजेपी का साथ कोई नहीं। जादवपुर में लेफ्ट के लिए बहुत बड़ा टक्कर हो रहा है तृणमूल का। ये तृणमूल का some incident, few incidents also happened, and थोड़ा टक्कर देने के लिए संदेश है तो वहाँ भी बहुत गर्म हो गया। वो हॉटेस्ट इलेक्शन है संदेश का भी बसीरात कमीशन लोकसभा के लिए है। उसी से highly sensitive बसीरात एंड नॉट कलकत्ता। जी, बहुत शुक्रिया आपका सुब्रतो, आप हमारे साथ जुड़े फोन लाइन पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आपको सुनवाते हैं पवन सिंह ने वोट डालने के बाद क्या कुछ कहा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ अपने जनता का आशीर्वाद हूँ, बस आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं खुश हूँ। लोगों से क्या कहना चाहेंगे सर, जो जिनके लिए वोट करने जाएंगे उनसे क्या कहना चाहेंगे? लोगों से क्या कहना चाहेंगे? आपन कीमती समय निकाल के आपन कीमती वोट हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा, वोट दी जा, वोट करी जा, आशीर्वाद दी जा। और चलिए आपको सुनवाते हैं कि टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने क्या कुछ कहा। कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन आपने रिजेक्ट कर दिया। किसी आदमी अगर नॉमिनेशन देने जा रहे हैं, उसको इलेक्शन कमीशन डीईओ के ऑफिस में या रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में घुसने तक नहीं दे रहे। और ये एक दिन नहीं हुआ है, लगातार 3-4 दिन 5 दिन हुआ है। ये मीडिया के भी बहुत लोग कवर किए हैं, आपने देखा है। तो अगर उनको इतना ही आत्मविश्वास है कि भाई जीतेंगे, तो प्राइम मिनिस्टर की सीट है और उनका नाम पे वो हर जगह जाके बीजेपी का उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे, तो इतना डरने वाली क्या बात है। डायमंड हार्बर में सीपीआईएम गया, बीजेपी का नॉमिनेशन हुआ, बीएसपी का नॉमिनेशन हुआ, इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन किया, एसयूसीआई नॉमिनेशन किया, कोई रोक टोक नहीं है। तो वोट डालने के बाद और मीसा भारती ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बड़ा उत्साह है और इंडिया गठबंधन के प्रति जनता में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि ये उनके जनता के मुद्दों का चुनाव है और इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दों को लेकर के चुनाव के बीच है। हम उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बात कर रहे हैं, ये जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। और इस बार जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता की जीत होगी, मीसा भारती की जीत नहीं। 10 साल से इस क्षेत्र की जनता त्रस्त है, देश के प्रधानमंत्री से भी और स्थानीय सांसद महोदय रामकृपाल यादव से भी। दिल्ली में भी आज मीटिंग हुई इंडिया अलायंस की।
बिल्कुल, आज एक बैठक, क्योंकि अंतिम चरण का चुनाव है और वो बैठक आयोजित की गई है शाम को, मुझे समय का जानकारी नहीं, लेकिन शाम को है, तो एक तरह से उनकी समीक्षा भी करेंगे कि पूरे 7 चरण में कैसे हुआ, क्या हुआ, आगे क्या करना है। तो बहुत एजेंडे की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यही सब रहेगा आज। प्रधानमंत्री जी का मेडिटेशन भी खत्म। आप देखिए ना किस तरह का ध्यान लगा रहे प्रधानमंत्री। हजारों कैमरे के बीच कोई ध्यान लगाता है? वो तो प्रचार करता है। अगर हम सुबह पूजा करते हैं और ध्यान लगाते हैं तो कैमरों के सामने थोड़ी ना करते हैं। ये तो आज कोई प्रोग्राम लगा नहीं सकते थे, कहीं प्रचार कर नहीं सकते थे, तो प्रधानमंत्री कम और प्रचार मंत्री ज्यादा हैं ये। आप लोग कह रहे हैं कि 4 जून के बाद बड़ा कुछ होने वाला है, तेजस्वी यादव इंतजार करिए, मुख्यमंत्री भी दिल्ली जा रहे हैं, इंतजार करिए। 4 जून को शाम होते होते आपको बहुत सारी खबरें आप सबको मिलेगी, इंतजार करिए। तो 4 जून को बहुत सारी खबरें मिलेगी, ये मीसा भारती कह रही हैं। और प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा है, ये कहना है मीसा भारती का। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।